हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिबाउंसिंग क्या होता है और हमें क्यों अपने एप्लीकेशंस में डिबाउंसिंग यूज़ करना चाहिए ताकि हमारी जो एप्लीकेशन है वो परफॉर्मेंट बन सके। तो चलो अपने स्क्रीन पे आते हैं। यहाँ पर मैंने अपने पेज के ऊपर एक इनपुट टैग रखा है और मैं आपको इसका कोड भी दिखा देता हूँ। ये एक HTML फाइल है जिसके अंदर मैंने एक H1 लिखा है जहाँ पे डिबाउंसिंग है और इनपुट फाइल है, और यहाँ पे इनपुट फाइल नहीं इनपुट टैग है, और फिर यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फाइल है जिसके अंदर मैंने उस इनपुट टैग को सेलेक्ट कर लिया है और फिर उसके ऊपर मैंने एक ऐड इवेंट लिसनर लगा के मैंने एक बस केवल जो भी यूजर टाइप कर रहा है उसको कंसोल में प्रिंट करवा दिया है। तो जैसे जैसे यूजर टाइप करेगा, यहाँ पे मैंने इनपुट इवेंट लगाया है, तो जब भी यूजर टाइप करेगा वो यहाँ पे कंसोल में प्रिंट होगा। अब मान लो कि ये एक सर्च फील्ड है, जैसे यूट्यूब पे सर्च फील्ड होती है या कहीं पे सर्च फील्ड होती है, तो हम जब भी टाइप करते हैं वो यूट्यूब जो है वो सजेशन दिखाता है। यूट्यूब है या फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, कुछ भी है, जैसे जैसे हम टाइप करते जाते हैं वैसे वैसे सजेशन दिखाता है। जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे सर्च किया जावास्क्रिप्ट कोर्स, हमने मान लो यूट्यूब पे सर्च किया ना, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कोर्स अगर हम सर्च करते हैं या जावास्क्रिप्ट ही सर्च करते हैं तो देखो टोटल कितनी रिक्वेस्ट जाएंगी। जैसे यूट्यूब जो है वो बैकएंड पे रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर वहां से रिस्पॉन्स आएगा, उस रिस्पॉन्स को ये दिखाएगा। तो यहाँ पे हमें टोटल 4 और यहाँ पे 5 6 4 और 6 6 4 10 लगभग 10 रिक्वेस्ट भेजनी पड़ी एक वर्ड टाइप करने में। तो ये जो बैकएंड हमारा जो सर्वर है उस पर बहुत ही ज़्यादा लोड डालेगा। हमें क्या चाहिए कि यूज़र जब टाइप कर रहा है, जब थोड़ा सा स्लो हो जाए तब हम उसकी रिक्वेस्ट भेजें। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डिबाउंसिंग जब हम यूज़ करते हैं, डिबाउंसिंग एक टेक्निक है, ये टेक्निक है जिसका यूज़ करके हम यूज़र के इनपुट को थोड़ा सा स्लो करवा देते हैं। यूज़र जैसे यहाँ पे इनपुट करेगा वो ठीक है, लेकिन हमारा जो API का रिक्वेस्ट है, हालांकि यहाँ पे हम API रिक्वेस्ट नहीं भेज रहे हैं, हम तो बस केवल यहाँ पे कंसोल में प्रिंट करवा रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये तो ठीक है, ये रियल टाइम होता है। लेकिन जब हम नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजते हैं तो जो हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, हम चाहते हैं कि जितना ज़रूरी है उतना ही रिक्वेस्ट जाए, फालतू में एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट ना जाए। तो मान लो जब यूज़र टाइप कर रहा है जावास्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट पूरा लिखने के बाद वो थोड़ा सा स्लो होगा यूज़र, और जब स्लो होगा तो हमें वो स्लोनेस डिटेक्ट करनी है कि कब यूज़र टाइप करते टाइम स्लो हो रहा है, और जब वो स्लो होगा तब हम रिक्वेस्ट भेजेंगे। और वो फास्ट टाइप करता जा रहा है तो हम तब तक नहीं भेजेंगे जब तक वो फास्ट टाइप करता जा रहा है। जब वो स्लो होगा, थोड़ा सा रुकेगा, जब थोड़ा सा सांस देगा उसको, तब हम रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, अभी हमने क्या बनाया है, हमने एक हैंडल इनपुट फंक्शन बनाया है और यहाँ पे हमने पास कर दिया है ऐड इवेंट लिसनर के अंदर। तो हम क्या करेंगे, हम एक डिबाउंस नाम का फंक्शन बनाएंगे। अभी ये कैसे काम करेगा ये भी मैं सब कुछ समझाऊंगा। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ डिबाउंस, और इसको एक एरो फंक्शन बना देते हैं। तो ये जो डिबाउंस फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर हम अपना हैंडल इनपुट फंक्शन पास करेंगे। इस फंक्शन को कॉल करके अपना फंक्शन देंगे और ये हमें एक नया फंक्शन रिटर्न करके देगा जिसके अंदर कुछ डिलेड वो फंक्शन कॉल होगा, जिसके अंदर ये इनपुट हैंडल इनपुट वाला फंक्शन कॉल होगा लेकिन कुछ डिले के बाद कॉल होगा। कैसे हम करेंगे, यहाँ पे हम एक फंक्शन जो कि रिसीव करेंगे उसका नाम दे देंगे, और यहाँ पे वेट टाइम, कितना वेट हमें करना है, मान लो हमें 500 मिली सेकेंड्स या 1000 मिली सेकेंड, जितना भी वेट करवाना है, ये दोनों चीज़ें हम इनपुट एज ए इनपुट लेंगे और यहाँ से हम एक नया फंक्शन रिटर्न करवाएंगे। यहाँ से हम रिटर्न करवा देते हैं एक नया फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर हम इस फंक को कॉल कर देते हैं। ठीक है, तो इतना कर दिया हमने। अभी यहाँ पे जैसे ये हैंडल इनपुट जो ये फंक्शन है, इसके अंदर ई नाम का पैरामीटर भी मिल रहा है। तो ये ई नाम का जो पैरामीटर है, ये यहाँ पे ऐड इवेंट लिसनर जो है वो कॉल करता है और इसके अंदर ये पास कर देता है। हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोई ई नाम का इवेंट नहीं पास करेंगे तो यहाँ पे ये एरर आ जाएगी। हम पहले एक बार कॉल करके देखते हैं। हम डिबाउंस फंक्शन कॉल करेंगे, यहाँ पे मैं इसको ऊपर रख देता हूँ, यहाँ कहीं, और यहाँ पे हम डिबाउंस फंक्शन को कॉल करते हैं एक बार। डिबाउंस अभी ये एक्चुअल में इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, अभी आधा ही इंप्लीमेंट हुआ है, लेकिन हम एक बार टेस्ट करते हैं कि ये जो फंक्शन रिटर्न कर रहा है वो कैसा काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम हैंडल इनपुट डालेंगे और मान लो हम 500 मिली सेकेंड्स का डिले डाल रहे हैं। हमें चाहिए कि 500 मिली सेकेंड्स के लिए अगर यूज़र रुकता है
तब हम रिक्वेस्ट भेजेंगे या तब हम अपना हैंडल इनपुट वाला फंक्शन चलाएंगे। तो ये, या फिर इसका नाम हम दे देते हैं एपीआई कॉल। इसका नाम हम चेंज करके जहां जहां हैंडल इनपुट है कॉल एपीआई। एक मिनट, इसको सेलेक्ट करके मैं कर देता हूं कॉल एपीआई, और इसके अंदर हम लिख देते हैं ये लिख देंगे, और फिर इसके आगे हम कॉलिंग एपीआई यहां पे कहीं लिख देते हैं। हम एक्चुअल एपीआई कॉल नहीं करवा रहे हैं, बस कंसोल में प्रिंट करवा रहे हैं। आप समझ लेना कि एपीआई कॉल कर रहे हैं हम। तो डिबाउंस के अंदर हमने कॉल एपीआई डाल दिया। अब ये एक फंक्शन रिटर्न करेगा जिसको कि हम स्टोर कर सकते हैं। उसका नाम हम दे देते हैं डिबाउंस्ड कॉल एपीआई। हमने इसका नाम दे दिया डिबाउंस्ड कॉल एपीआई और इसके अंदर स्टोर करवा दिया। अब ये जो फंक्शन है, ये जो रिटर्न किया है, एक बार हम कंसोल लॉग करके चेक करते हैं कि कैसा दिखता है ये। तो इसको अगर हम चेक करेंगे तो कुछ इस तरह से ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन जो है, ये कोई भी पैरामीटर रिसीव नहीं कर रहा है। ये जो फंक्शन है, यहां से हमने रिटर्न करवाया था, वो फंक्शन ये आके यहाँ पे स्टोर हो गया कॉल एपीआई के अंदर। कॉल एपीआई नहीं, ये डिबाउंस एपीआई के अंदर आके ये स्टोर हो गया, क्योंकि हमने डिबाउंस को जब कॉल किया तो जो डिबाउंस रिटर्न करेगा उसकी रिटर्न वैल्यू यहाँ पे डिबाउंस ने ये फंक्शन को रिटर्न किया, और ये फंक्शन आके यहाँ पे डिबाउंस कॉल एपीआई के अंदर स्टोर हो गया। लेकिन ये कोई भी पैरामीटर नहीं ले रहा है, तो हम यहाँ पे एक पैरामीटर भी एक्सेप्ट करवा देते हैं। ठीक है, ये पैरामीटर एक्सेप्ट करवा देंगे और यहाँ पे बस केवल कंसोल लॉक कर लेते हैं ई को इस तरह से। ये इतना कर दिया हमने। अब हम ये जो डिबाउंस कॉल एपीआई है, इसको हम इससे रिप्लेस कर देंगे, जो नॉर्मल कॉल एपीआई थी ना उससे रिप्लेस कर देंगे। तो अभी अगर हम देखें तो क्या होगा, जब भी हम टाइप करेंगे तो अभी भी ये कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड टारगेट। तो ये बोल रहा है कि ये अनडिफाइंड प्रॉपर्टी टारगेट इसको रीड नहीं कर पा रहा है। बेसिकली हम ये जो कॉल एपीआई फंक्शन हम डिबाउंस के अंदर पास कर रहे हैं यहाँ पे, वो ये फंक बन जा रहा है। जो ये फंक है ये कॉल एपीआई फंक्शन है। तो अब ये कॉल एपीआई जो है ये एक इवेंट एक्सपेक्ट करता है, तो हम फंक के अंदर ये इवेंट डाल देंगे। ठीक है, अभी अगर हम टाइप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी भी ये चल रहा है, लेकिन अभी भी ये तो उसी स्पीड से चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। कोई जैसे जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ ये टाइप होता जा रहा है। तो अब हम इसको डिले कैसे करवाएं? तो डिले करवाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे एक सेट टाइम आउट लगाना होगा। हम यहाँ पे सेट टाइम आउट लगा देते हैं, सेट टाइम आउट, और फिर यहाँ पे हम इसको कॉल करेंगे। ठीक है, तो अभी देखना, अभी भी ये एकदम परफेक्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिले के साथ कॉल होगा। ये डिले थोड़ा सा हम और बढ़ाते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने टाइम ही नहीं दिया। ये वेट जो है इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, और मैं टाइम थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा दिखे। 1000 मिलीसेकंड यहाँ पे मैंने कर दिया है। तो मान लो मैंने कुछ टाइप किया तो 1 सेकंड बाद देखो आया, लेकिन ये तीनों आ गया क्योंकि मैंने 3 बार टाइप किया है। तो हमें क्या करना है, हमें इस जो टाइम आउट है ना इसको क्लियर भी करना है। तो मान लो अगर दोबारा से ये फंक्शन इमीडिएटली कॉल हो गया, जैसे ये फंक्शन तो तुरंत ही कॉल हो रहा है, जो हम यहाँ से रिटर्न करवा रहे हैं ना ये तुरंत ही कॉल कर रहा है। अगर हम यहाँ पे कॉलिंग लिख दें तो देखो हमने फटाक से 2-3 अक्षर टाइप किया, कॉलिंग ये तुरंत आ गया। तो ये फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है। अब उसके अंदर जो एक्चुअल कॉल एपीआई वाला फंक्शन था उसको हमने डिले करवा दिया, लेकिन डिले करवाने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये 3 सेकंड बाद, मतलब 1 सेकंड बाद ये फिर से तीनों बार कॉल हो गया। हमें तो उसका नंबर ऑफ कॉलिंग रिड्यूस करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो सेट टाइम आउट है ना ये एक आईडी रिटर्न करता है। जब भी हम सेट टाइम आउट क्रिएट करते हैं, जब हम एक टाइम आउट लगाते हैं तो एक आईडी रिटर्न करता है, जिसको कि हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, लेट टाइमर आईडी। बस हम ये एक वेरिएबल बना देंगे, और इस टाइमर आईडी के अंदर हम ये जो टाइमर जो सेट टाइम आउट ने रिटर्न किया है, जो कि एक आईडी होगी, ये एक नंबर जैसा दिखता है। अगर आपको सेट टाइम आउट में थोड़ा सा डाउट है तो आप जाके मेरा सेट टाइम आउट के ऊपर वीडियो देख सकते हैं, जो जावास्क्रिप्ट की पूरी प्लेलिस्ट है, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो ये टाइमर जो है सेट टाइम आउट जब भी हम लगाते हैं तो एक टाइमर आईडी रिटर्न करता है। ये टाइमर आईडी हम स्टोर कर लेंगे और यहाँ पे हम क्लियर कर देंगे, क्लियर टाइम आउट। ठीक है,
क्लियर टाइम आउट, और यहाँ पे टाइमर आईडी डाल देंगे। तो ये फंक्शन बार बार जब भी बार बार ये कॉल होगा, ये क्लियर कर देगा, जो प्रीवियस जो टाइमर रहेगा ना वो क्लियर हो जाएगा इस लाइन से। और अगर जब भी हम वेट करेंगे, जब हम थोड़ा देर रुक जाएंगे, तो क्या होगा, तो वो वाला टाइमर क्लियर नहीं हो पाएगा और वो वाला चल जाएगा, लास्ट टाइम वाला। ठीक है, तो आप देखना इसको। अभी मैं टाइप करता हूं कुछ, मैं देखो टाइप करता जा रहा हूं, 1 सेकेंड के लिए मैंने वेट नहीं किया है, मैंने अब टाइप करना छोड़ दिया। अब देखो इतनी देर बाद जाके कॉल हुआ, बस यही हमारा डिबाउंस फंक्शन बन गया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम और ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, वो ये है कि हम यहाँ पे ई नाम का पैरामीटर न डाल के हम इसका नाम चेंज करके आर्क्स कर देते हैं, और यहाँ पे हम मल्टीपल पैरामीटर्स भी रिसीव कर सकते हैं। हम इसका नाम चेंज करके आर्क्स कर देंगे, और यहाँ पे हम स्प्रेड कर देंगे सारे आर्क्स को। ठीक है, ये हमने रेस्ट पैराम्स का यूज कर लिया और यहाँ पे स्प्रेड कर दिया सारे आर्क्स को। तो इस तरह से हम मल्टीपल आर्गुमेंट्स अगर चाहें तो वो भी पास कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे अगर मल्टीपल आर्गुमेंट्स रिसीव हो रहे होते, मान लो ई के साथ और भी कोई ABC कोई नाम का आर्गुमेंट रिसीव हो रहा होता, तो ये स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू हमें मिल जाता। जैसे यहाँ पे हम ये जो यहाँ पे क्या बोलते हैं, इवेंट लिसनर जो है वो तो केवल एक ही इवेंट पास करता है, तो इस केस में एक ही आएगा। लेकिन मान लो कहीं किसी और केस में मल्टीपल इवेंट्स पास किया जाता, तो हम यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स को भी रिसीव कर सकते थे, मल्टीपल पैरामीटर्स को भी। तो इसके लिए हमने आर्क्स यहाँ पे डाल दिया। अभी भी अगर हम यहाँ पे आके टेस्ट करेंगे तो ये चलेगा। देखो हम धीरे धीरे टाइप कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस जब हमने टाइपिंग करना बंद कर दिया तब जाके ये कॉल हुआ। ये होता है डिबाउंसिंग। तो देखो इससे क्या फायदा होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंसोल में जो कंसोल लॉग कर रहे हैं इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। इससे फायदा ये होगा कि जैसे मान लो मैंने लिखा द कंप्लीट जावास्क्रिप्ट कोर्स, मैंने ये लिखा, कोर्स की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, कोई बात नहीं। तो ये देखो द कंप्लीट जावास्क्रिप्ट कोर्स जब मैंने लिख के पूरा कंप्लीट कर दिया, मैंने थोड़ा सा वेट किया, तब ये रिक्वेस्ट जाएगी बैकएंड को। अब ये वेट टाइम 1 सेकेंड थोड़ा ज्यादा होता है, 400 मिली सेकेंड या 500 मिली सेकेंड हम रख सकते हैं, इतना ज्यादातर वेबसाइट्स में होता है 400-500 मिली सेकेंड्स का। जिससे क्या होगा कि यूजर अगर काफी तेज टाइप कर रहा है तभी वो रिक्वेस्ट सही से जाएगी। तो मैं फिर से लिखता हूँ द कंप्लीट, देखो मैंने थोड़ा सा स्लो किया तो 400 मिली सेकेंड काफी फास्ट होता है। मैं बहुत तेज टाइप करने की कोशिश करता हूँ, द कंप्लीट जावास्क्रिप्ट, स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, ठीक है, ज्यादा तेज लिखने के चक्कर में। तो यही है, मतलब अगर हम तेज लिखते हैं तो जब हम स्लो होंगे, कभी भी जिस मोमेंट पे स्लो होंगे उस मोमेंट पे ये कॉल होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट कोर्स। देखो कोर्स, देखो जब 2 वर्ड लिखते हैं ना, 2 वर्ड के बीच में थोड़ा सा डिले आता है और उसी डिले के बीच में ये कॉल हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा चीज है। ये कोर्स की स्पेलिंग मैंने फिर से गलत लिख दी, कोई बात नहीं। तो इससे क्या होता है कि हमने देखो कई सारे वर्ड्स टाइप किए हैं, लगभग कितने वर्ड्स, लगभग 10-15 वर्ड्स टाइप किए होंगे, वर्ड्स नहीं 10-15 कैरेक्टर्स टाइप किए होंगे। मैं एक बार चेक कर लेता हूं इसका लेंथ। तो हमने 29, 10-15 नहीं 29 कैरेक्टर्स, ये जो पूरा स्ट्रिंग है ना इसके अंदर 29 कैरेक्टर्स हैं। सोचो 29 रिक्वेस्ट कहाँ और यहाँ पे कहाँ, केवल 5-6 रिक्वेस्ट, या 3-3-6 एक साथ टोटल 7 रिक्वेस्ट गई है। ठीक है, और हमने इसमें बैक भी किया और वो भी किया। नॉर्मली जब हम टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिक बिहाइंड द सीन्स रिक्वेस्ट जाती रहती है, यूजर को पता भी नहीं चलता है। तो अगर वो तेज टाइप करेगा तो ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। जैसे ही स्लो होगा, जैसे 2 वर्ड के बीच में थोड़ा सा स्लो होगा, वैसे ही रिक्वेस्ट चली जाएगी और उसको सेशन दिख जाएगा। तो ये होता है डिबाउंसिंग टेक्निक। और इस डिबाउंस फंक्शन को एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो हमने एक फंक्शन क्रिएट किया डिबाउंस, इसके अंदर हमने 2 पैरामीटर्स लिए, एक फंक और एक वेट। फंक कोई भी फंक्शन होगा वो हमने ले लिया, और हमने एक टाइमर आईडी नाम का एक वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर दिया, और फिर हमने यहाँ से एक फंक्शन रिटर्न करवा दिया, एक फंक्शन जिसके अंदर हम कितने भी आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकेंगे। ठीक है, ये हमने कर दिया। और हमने क्या किया, हमने क्लियर टाइम आउट सबसे पहले कर दिया, यानी कि जब भी ये फंक्शन कॉल होगा सबसे पहले क्लियर टाइम आउट होगा।
तो जैसे जैसे यूजर टाइप करता जाएगा ये फंक्शन बार बार कॉल होता जाएगा। ठीक है, तो क्लियर टाइम आउट, तो अगर प्रीवियसली कोई टाइमर सेट हुआ होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। और फिर उसके बाद एक नया टाइमर सेट करेंगे, हम नया सेट टाइम आउट सेट करेंगे और ये हम अपने एक्चुअल फंक्शन को कॉल करेंगे जो कि यहाँ पे पास किया गया था। इस केस में ये कॉल एपीआई है। और फिर जो भी पैरामीटर्स यहाँ पे रिसीव हुए होंगे इस फंक्शन को, वो सारे पैरामीटर्स यहाँ पे पास कर दिए जाएंगे। और ये वेट टाइम हमने दे दिया, कितने वेट के बाद यहाँ पे इसको कॉल करना है। तो ये सब कुछ करने के बाद अब क्या होगा, जब जब जितनी टाइम, हर बार ये सेट टाइम आउट, ये हर बार ये एग्जीक्यूट होगा, लेकिन ये चलने से पहले ही दोबारा यूजर टाइप कर देगा। ये वेट टाइम मान लो 400 मिलीसेकंड है, उसके पहले दोबारा यूजर ने टाइप कर दिया, तो जो इसके पहले वाले साइकिल में टाइमर सेट हुआ था वो टाइमर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए हमें फालतू एक्स्ट्रा यहाँ पे हमें कंसोल लॉग्स नहीं दिखते हैं, एक्स्ट्रा कॉल्स नहीं दिखती हैं हमें। ठीक है, और मान लो यूजर जब वेट करा, यूजर ने टाइप नहीं किया 400 मिलीसेकंड तक, तो ये जो टाइम आउट है ये नहीं चल पाएगा और ये फिर हमारा लास्ट वाला ये चल जाएगा फिर। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये काम कर रहा है। आप थोड़ा सा अपना टाइम देना इसको समझने के लिए, खुद से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना, तो बड़ी आराम से समझ में आ जाएगा। आप डिबगर लगा के, स्टॉप करके, कंसोल लॉग इधर उधर लगा के समझने की कोशिश करना, आपको समझ में आ जाएगा। अब ये यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में तो बहुत सही से काम करता है, लेकिन अगर आप इसी को रिएक्ट के अंदर यूज करें, मैंने एक रिएक्ट का एक एग्जांपल यहाँ पे खोल रखा है, ये रिएक्ट का एग्जांपल है और इसको मैंने रन करके भी रखा है। तो रिएक्ट के अंदर अगर आप यूज करते हैं तो ये बहुत ही सावधानी से यूज करना, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। अभी मैं आपको यहाँ पे टाइप करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे रिएक्ट के अंदर, हमारा रिएक्ट का कोड है, यहाँ पे हमने ऑन चेंज इवेंट ये लगाया है और इसमें हमने यहाँ पे ऑन चेंज पे ये हम हैंडल चेंज कर रहे हैं। हम इसको रिप्लेस करके कॉल एपीआई कर देते हैं 1 मिनट के लिए। मैं इसको चेंज करके कॉल एपीआई कर देता हूँ और यहाँ से भी चेंज करके कॉल एपीआई कर देता हूँ। ये कर दिया, ठीक है। अभी अगर हम इसको रिफ्रेश कर दें और ये करेंगे तो कॉलिंग एपीआई ये बार बार आ रहा है। ठीक है, ये सही है, अभी तो काम कर रहा है। अब हमें इसमें डिबाउंसिंग और इम्प्लीमेंट करना है, तो कैसे करेंगे? आप सोच रहे होंगे कि ये फंक्शन कॉपी कर लेंगे, है ना, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ये काम करेगा। यहाँ पे अभी अगर हम रख देते हैं और फिर हम डिबाउंस वाला इस तरह से कॉल एपीआई को डिबाउंस के अंदर डाल के इसको डिबाउंस बना देंगे, ठीक है, और फिर डिबाउंस कॉल एपीआई यहाँ पे दे देंगे। ये अभी अगर हम चेक करें यहाँ पे तो ये देखो एकदम सही से काम कर रहा है, हम टाइप कर रहे हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है। तो इस केस में अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये दिक्कत किस केस में आती है? जब हम अपने जो हमारा मैं इसको एक बार के लिए बंद कर देता हूं, हमारा जो नॉर्मल वाला था जावास्क्रिप्ट वाला, उसको मैंने बंद कर दिया है। हम यहाँ पे आ जाते हैं रिएक्ट के अंदर। दिक्कत इस केस में नहीं आती है, दिक्कत आती है तब जब हम यहाँ पे अपने इनपुट को कंट्रोल्ड इनपुट बनाते हैं, यानी कि हम यहाँ पे वैल्यू इज इक्वल टू इनपुट वैल्यू इस तरह से सेट करते हैं और हम यहाँ पे हम एक स्टेट बना लेते हैं, कॉन्स्ट इनपुट वैल्यू और सेट इनपुट वैल्यू, ये बना लिया हमने। और फिर यूज स्टेट बना लिया, इसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देते हैं, ठीक है। ये हमने कर लिया, इतना है ना, ये इतना क्लियर है। अब हम यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे बाइंड कर देते हैं। अभी अगर हम यहाँ पे टाइप करेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखें टाइप करें तो ये चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि हम इनपुट को अपडेट नहीं कर रहे हैं। ऑन चेंज पे हमें वैल्यू को अपडेट करना होगा, तो ऑन चेंज पे हमें ई मिल जाएगा और यहाँ पे हम सेट इनपुट वैल्यू करेंगे, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये कर देंगे। अब हम डिबाउंस वाला फंक्शन कैसे कॉल करेंगे? डिबाउंस वाला फंक्शन हम इस तरह से कॉल करेंगे और यहाँ पे हम इवेंट पास कर देंगे, क्योंकि जब हमने यहाँ पे दे दिया था तो इवेंट ऑटोमेटिक पास कर रहा था, रिएक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली पास कर रहा था। अब हम यहाँ पे मैनुअली पास कर दे रहे हैं, डिबाउंस कॉल एपीआई, ऐसा करके हम कर रहे हैं। तो अभी क्या होगा, अभी अगर हम इसको टाइप करते हैं तो देखो ये 1 सेकेंड के लिए रुका, मतलब थोड़ा सा जो टाइम हमने दिया था, अगर हम यहाँ पे टाइम 1 सेकेंड बढ़ा दें, 1000 मिली सेकेंड कर दें, थोड़ा सा टाइम के लिए रुकेगा, लेकिन फिर देखो जितना हमने टाइप किया था उतना ये एपीआई कॉल कर देगा। ये सही नहीं है, ये गड़बड़ है और इस तरह से नहीं काम करना चाहिए। और ये ऐसा क्यों हो रहा है?
ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब भी हमारा स्टेट चेंज होता है, आप देखना, जब भी हमारा स्टेट चेंज होता है तब हमारा ये पूरा का पूरा फंक्शन नया क्रिएट होता है। ये पूरा कॉल एपीआई, डिबाउंस फंक्शन और ये वाला जो डिबाउंस कॉल एपीआई फंक्शन है, ये बार बार क्रिएट हो रहा है, बार बार। तो ये हर बार नया फंक्शन जा रहा है, उसको हर बार एक नया फंक्शन मिल रहा है, इसीलिए ये काम नहीं कर रहा है सही से। एक नया फंक्शन मिल जा रहा है, तो हर बार जब नया फंक्शन वहां पे जाता है तो वो पुराना जो टाइमर था वो सब चला गया, वो याद भी नहीं रहता उसको। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे दिक्कत हो रही है। जबकि जो हमारा नॉर्मल जावास्क्रिप्ट वाला था, ये यही वाला खुला है, 1 मिनट मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट वाला खोल लेता हूँ। जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, हमारा ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, ये केवल एक ही बार चलता है। जब हमारी फाइल रिलोड, जब फर्स्ट टाइम जब लोड होता है हमारा एप्लीकेशन, तभी चलता है। तो डिबाउंस फंक्शन भी एक बार कॉल होता है, ये यहाँ पे जो कॉल हुआ है ये एक बार कॉल होता है और एक ही बार फंक्शन बनता है। और वो फिर वो जो एक बार बना हुआ फंक्शन है वो पुराने टाइमर आईडी को याद रखता है, ताकि जब ये बार बार फंक्शन कॉल हो तो पुराने टाइमर आईडी को क्लियर कर सके। हालांकि इस रिएक्ट वाले केस में भी बार बार ये चल रहा है, लेकिन पुरानी टाइमर आईडी उसको पता ही नहीं है। वो बार बार एक नया फंक्शन आ जा रहा है जहाँ पे टाइमर आईडी नहीं है, वो एम्प्टी है। तो मैं इसको एक बार क्लोज कर देता हूँ। अब इसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, ये इशू तो हमें समझ आ गया, क्योंकि ये बार बार रीरेंडर हो रहा है। तो इसको हम फिक्स कैसे करेंगे, ये फिक्स करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे यूज मेमो यूज करना होगा। हम यूज करेंगे यूज मेमो हुक, ये यूज मेमो हुक यूज करेंगे हम, और ये यहाँ पे एम्प्टी एरे डिपेंडेंसी डाल देंगे। बस इतना कर देना है। अभी एक बार हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे आके देखो मैं टाइप कर रहा हूँ। जब तक मैं टाइप करता रहूंगा कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया से चलेगा। ठीक है, देखो ये लास्ट में जब हमने छोड़ा तब आके ये चल गया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमें करना, यूज मेमो के अंदर कर देना है। तो यूज मेमो के अंदर करने से क्या होगा, ये यूज मेमो वाला कोड ये फर्स्ट टाइम चलेगा। फर्स्ट टाइम जो डिबाउंस फंक्शन था वो ले लेगा, और फर्स्ट टाइम जो भी कॉल एपीआई फंक्शन था वो ले लेगा और उसको यहाँ पे स्टोर करवा देगा। ये बार बार ये नहीं चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे मतलब जो भी फंक्शन आएगा उसको यहाँ पे स्टोर करवा देगा। तो ये बार बार यहाँ पे कितना भी बार ये क्रिएट हो, इसको फर्क नहीं पड़ता है, इसको मेमोराइज कर लिया है इसने। तो इसीलिए यहाँ पे हमें यूज मेमो यूज करना पड़ेगा और हमें इस फंक्शन को यहाँ से रिटर्न करवाना पड़ेगा। यहाँ पे हम एम्प्टी एरे डाल रहे हैं, तो इसी के कारण कभी भी ये चेंज नहीं होता, फर्स्ट टाइम जैसा भी क्रिएट हुआ था वैसे ही रहेगा। हम इसको चाहें तो इन दोनों फंक्शंस को बाहर रख सकते हैं इससे। ये कॉल एपीआई वाला अगर चाहें तो अंदर रख सकते हैं, डिबाउंस बाहर रख सकते हैं, या दोनों ही बाहर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बाहर मैं क्यों रख रहा हूं, देखो ये मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। जब मैं रुक जाऊंगा तभी ये कॉल होगा और एक ही बार कॉल होगा। बाहर इसलिए रख रहे हैं ताकि बार बार इस फंक्शन को क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है। ये डिबाउंस फंक्शन जो है इसको बार बार क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, इसको भी बार बार क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ये जब हमारा ऐप रीरेंडर होता है ना, तो ये बार बार ये फंक्शन क्रिएट होता है, तो इसीलिए हम इसको बाहर रख देंगे। ठीक है, और ये अगर यूज मेमो नहीं यूज करेंगे बाहर रखने के बाद भी, तो भी ये नहीं चलेगा। भले हमने उसको बाहर रख दिया है, लेकिन हम बार बार यहाँ पे तो कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे इस ऐप के अंदर यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, तो ये देखो ये नहीं चलेगा। देखो ये कुछ थोड़े टाइम के लिए वेट किया, लेकिन जितनी बार हम टाइप कर रहे हैं ये चल ऐसे ही आ रहा है। एक तरीका यह है कि हम इसको एकदम बाहर ही रख दें। अगर हम एकदम बाहर रख देंगे तो देखना, तो ये चल जाएगा। यूज मेमो अगर हम ना यूज करना चाहें तो हम एकदम बाहर रख सकते हैं। ये क्या खुल गया, कोई शॉर्टकट दब गया शायद। ठीक है, देखो ये जब तक मैं टाइप कर रहा हूं तब तक कोई इनपुट नहीं है। तो एकदम बाहर रखने से क्या होता है, बार बार ये नहीं कॉल होता है, बार बार नया फंक्शन नहीं क्रिएट होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं अगर यूज मेमो नहीं यूज करना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा सारा एपीआई का जो फंक्शन है, एपीआई से रिलेटेड यूआरएल है, सब कुछ इसी के अंदर होता है, तो हमें इसको अंदर रखना पड़ेगा और यूज मेमो के अंदर रैप करना पड़ेगा। तो ये एक कॉर्नर केस था जो कि रिएक्ट के अंदर हमें ध्यान रखना होता है। रिएक्ट के अंदर ये सीधा बाहर रखने से नहीं काम करेगा, रिएक्ट के अंदर हमें
या तो बाहर रखना होगा अपने कंपोनेंट के अंदर, या तो हमें यूज मोमो के अंदर इसको रैप करना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको डिबाउंसिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। रिएक्ट के अंदर हम डिबाउंसिंग कैसे यूज करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।